रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। एज ए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के चंद रोज़ में जो तीसरी दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला किया और वो दरख्वास्त क्या थी? क्या इमरान ख़ान साहब की वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई? एक तो इस खबर की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा कल नाज़रीन जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के साथ एतज़ाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने मुलाकात की, इस मुलाकात की नाज़रीन अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये डिटेल इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मेरे पास कल भी थी, लेकिन कल कुछ और भी डेवलपमेंट चल रही थी, तो मैंने ये आज के लिए ख़बर रखी थी। तो इस दौरान मैंने नोट किया कि कुछ हमारे दोस्तों की जानिब से इस मुलाकात की जो इनसाइड डिटेल है वो आपके साथ शेयर की गई है। तो मैं किसी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आप ये कह रहे हैं कि उनकी तरदीद नहीं करूँगा, उससे इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि कल की मुलाकात में दरअसल हुआ क्या, वकला साहबान की जानिब से क्या कहा गया, चीफ साहब ने क्या कहा, और अल्टीमेटली वो कौन सी एक इस्तदा थी जो बार बार की गई, लेकिन चीफ साहब ने उस इस्तदा के ऊपर क्या जवाब दिया, ये बड़ा अहम है। तो ये दो हमारे नाज़रीन आज के व्लॉग की बड़ी ख़बरें हैं। दूसरी ख़बर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इन दोनों ख़बरों की डिटेल जो है वो शेयर करने के बाद हमारे प्रोग्राम में कुछ दीगर ख़बरें भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मुलाकात की अंदरूनी कहानी। हज़रत हसनात मलिक साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एतज़ाज़ एहसन साहब का और बंदियाल साहब का जो आपस में रिलेशनशिप है वो उस्ताद शागिर्द का है, लेकिन नाज़रीन ये जो दरख्वास्त दायर हुई एतज़ाज़ एहसन की तरफ से, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब कौंसल हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब कौंसल हैं, ये दरख्वास्त अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। इस दरख्वास्त को सिर्फ डायरी नंबर लगा है। डायरी नंबर नाज़रीन वो होता है कि कोई भी दरख्वास्त आप लेके आएँ तो उसकी एक तरीके से रिसीविंग दी जाती है कि आपकी ये दरख्वास्त जो है वो रिसीव कर ली गई है, जबकि जो नंबर अलॉट होना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, ये कोई इतनी आसानी से अलॉट नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आजकल तो हमने देखा कि बड़ी जल्दी के साथ नंबर अलॉट हो जाता है, लेकिन अभी तक ये जो दरख्वास्तें आई हैं सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से, कोर्ट मार्शल के हवाले से, किसी दरख्वास्त को नंबर नहीं लगाया गया। इमरान खान साहब की दरख्वास्त आई थी, एतराज़ लग के वापस हुआ, और उसके बाद फैसल सदीकी साहब दरख्वास्त लेके आए कुछ समाजी कारकुनान की तरफ से, सोशल वर्कर की जानिब से, उस पर अभी तक नंबर नहीं लगा। इमरान खान साहब की, ये इमरान खान तो नहीं, एतज़ाज़ एहसन साहब ने दरख्वास्त दायर की, इस पर नंबर नहीं लगा, और जैसे जवाद ख़ाजा साहब जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनके दरख्वास्त पे भी नंबर नहीं लगा। तो ये अभी तक ये दरख्वास्तें रजिस्टर्ड नहीं की गई, और रजिस्टर्ड होना और डायरी नंबर लगना ये दो नाज़रीन अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारी दरख्वास्तें आई, डायरी नंबर लगा लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुई, एतराज़ात लगा के वापस हो जाती हैं, दोबारा उस पर चैम्बर अपीलें में दायर नहीं होती। तो एक तो नाज़रीन कल की इस मुलाकात में ये हुआ कि दोनों वकला ने जाके ये प्रपोज़ल पेश किया कि हमने एक दरख्वास्त दायर की है, ये जो सिविलियन का कोर्ट मार्शल करने के हवाले से कोर कमांडर इजलास में और जो फार्मेशन कमांडर के इजलास में फ़ैसला किया गया है, इस पर हम दरख्वास्त लेके आए हैं, तो इसे आप समाअत के लिए मुकर्रर करें। और साथ में जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बार बार एक ही इस्तदा की गई, वो ये थी कि आप इस पर फुल कोर्ट बनाएं। तो जब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई, उसकी सपोर्ट में दोनों वकला साहबान का ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई इस तरह का कोई सवाल ना उठे कि छोटा बेंच बना है, 3 रुकनी है, 5 रुकनी बेंच है, कौन से जजेस शामिल किए गए हैं, बाकी जजेस को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो इस बहस से कतई नज़र हम ये चाहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, और एक कलेक्टिव विजडम इस केस में जो है वो सामने आया था कि इस फैसले में जो भी फैसला हो वो कोई उससे इनकार ना कर सकें। तो चीफ साहब ने उनसे ये कहा कि एक तो समर वेकेशन शुरू हो रही हैं, और इन हालात में जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का जिक्र हुआ कि वो छुट्टियों पर चले गए हैं, वो तो समर वेकेशन के बाद ही अब अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अटेंड करेंगे। वैसे नाज़रीन जैसे सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि जज साहब 3 महीने की छुट्टियां करेंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर काम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, बाकी बेंचेस में अगर 12 केसेस लगे होते हैं, 14 केसेस लगे होते हैं किसी एक बेंच में, तो सरदार साहब के बेंच में 30, 35, 40, 45 की तादाद में केसेस लगाए जाते हैं। यानी जो एक बेंच है, नॉर्मल जो बेंच है, वो एक हफ्ते में जितने केसेस सुनता है, सरदार तारिक मसूद साहब 2 दिनों में वो तमाम केसेस 2 दिन में सुनते हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब का जिक्र हुआ इस मुलाकात में। चीफ साहब ने कहा कि वो तो छुट्टियों पे हैं, और कुछ जज साहबान भी छुट्टियों पे जा रहे हैं, और कुछ जजेस जो हैं, एक जज का जिक्र हुआ कि वो हज पे चले गए हैं, तो फुल काउंट तो बनना मुमकिन नहीं है। तो दोनों वकला ने कहा कि जब ये
फुल कोर्ट के हवाले से जजेस की दस्तयाबी का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो मेन मकसद ये है कि फुल कोर्ट सुने। और फिर चीफ साहब ने उनसे कहा कि अगर इनको हम समाअत के लिए मुकर्रर करें, जो कोड एंड कोड हमें बताया गया सोर्स की तरफ से, तो कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए और हो सकता है कि आपका पर्पस भी सर्फ ना हो जिस पर्पस के लिए आप आए हैं। तो दोनों वकला ने कहा कि हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि कंट्रोवर्सी तो उनका कोई क्रिएट नहीं होगी, जो भी फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल होगा अगर फुल कोर्ट बनता है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पर्पस सर्व होना या ना होना तो हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद ये है कि एक आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके तहत सिविलियन का ट्रायल करने का, कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है। आप इसके ऊपर एक प्रिंसिपल ले डाउन करें, एक जजमेंट दें, एक असूल आ जाएगा कि आया कि आम कानून के ज़रिए आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है, नहीं हो सकता तो हमारा तो पर्पस सर्व हो जाएगा चाहे जो भी फैसला आता है, यानी वंस फॉर ऑल जो है ये इशू डिसाइड हो जाएगा। ये नाजिस मुलाकात में जो है वो गुफ्तगू हुई। तो इसमें फिर चीफ साहब ने उनसे ये कहा कि चलें देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैं इसके ऊपर गौर करूँगा। इससे ज़्यादा कोई यकीन दहानी चीफ साहब ने नहीं करवाई कि आज फिक्स हो जाएंगी, कल फिक्स हो जाएंगी। लेकिन अब देखना ही है कि अगर ये फ़िक्स होती हैं, पहले तो फ़िक्स होती है नहीं होती इसको देखना होगा, लेकिन सवाल ये कि फ़िक्स अगर होती हैं तो क्या समर वेकेशन से पहले होती हैं? अगर समर वेकेशन के दौरान हो जाती हैं, पहले नहीं समर वेकेशन के दौरान अगर हो जाती हैं, क्योंकि छुट्टियां तो शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कितने रुकनी बेंच बनेगा? और अगर फुल कोर्ट बनाना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये मामला छुट्टियों के बाद ही जाएगा, सितंबर तक चला जाएगा। तो ये एक चीज़ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि चंद रोज़ में उनकी तीसरी दरख्वास्त और वो रद्द कर दी गई। एक नाज़रीन खान साहब यही सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से दरख्वास्त लेके आए थे, उस पर ऑब्जेक्शन लगे थे, ऑब्जेक्शन लग के खान साहब की दरख्वास्त वापस हुई थी और फिर चैम्बर अपील खान साहब ने दायर कर दी थी। दूसरी दरख्वास्त खान साहब लेके आए, ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बलूचिस्तान में एक वकील का कत्ल हुआ अब्दुर्रज़ाक शर का, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ, उन्हें नॉमिनेट किया गया, तो उसमें GIT बनी, GIT तहकीकात कर रही थी और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब के ये जो नामजद किया गया, इस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकदमा जो है वो दायर कर दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, सुगरा बीबी सुप्रीम केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें बेंच के जो सरबराह थे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये करार दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें पैरामीटर सेट कर दिए गए, तो इस मौके के ऊपर जो GIT है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका गला नहीं घोटा जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये कह के अदालत ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है कि तहकीकात को रोक दिया जाए और नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट भी इमरान खान साहब के ATC अदालत से जारी हो चुके हैं, तो ये वहाँ से खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। तो ये मुकदमा, ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला था, इसे इमरान खान साहब ने कोई 3 रोज़ पहले पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो दरख्वास्त दायर हो गई, उस दरख्वास्त में नाज़रीन नंबर लग गया CPLA अपना सिविल पिटीशन लीव टू अपील, CPLA सिविल पिटीशन लीव टू अपील 2024/42/2023 रजिस्टर्ड हो चुकी है, तरीकाकार के मुताबिक आई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपील आई है। किसी भी हाई कोर्ट से अपील आए तो वो उस पर नंबर लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के ऊपर तो जायज़ा लिया जाता है ना भी काबिल समात है, काबिल समात नहीं है, लेकिन अगर निचली अदालत से अपील आती है उस पर नंबर लग जाता है। तो नंबर लग गया। अभी तक इमरान खान साहब की ये दूसरी दरख्वास्त है, ये टेकअप नहीं की गई। इस दरख्वास्त के साथ फिर एक अर्ली हियरिंग की तीसरी दरख्वास्त दी गई, जिसमें यह कहा गया कि जो बलूचिस्तान में वकील का कत्ल हुआ, उसमें जो इमरान खान साहब की नॉमिनेशन की गई, बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट को कुछ तस्वीरें दिखाई गई अब्दुर्रज़ाक शर साहब की कि वो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करते रहे हैं, उनकी मतलब आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। तो इसमें इमरान खान साहब को नॉमिनेट नहीं कोई उनका बनता नहीं जवाज़ कि उन्हें वो उनका कत्ल करें या इस किस्म की साजिश में इन्वॉल्व हो। तो ये दरख्वास्त अर्ली हियरिंग की दायर की गई, लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की। लतीफ़ खोसा साहब इस केस में इमरान खान साहब के लॉयर हैं। तो इसमें कहा गया कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो आप ये जो दरख्वास्त है, यानी आज 21 है, 19 को दायर हुई, इसे 20 या 21 जून को आप समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो ना ये 20 को समाअत के लिए मुकर्रर हुई, ना ये 21 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हुई, आज 21 जून है। तो ये जो इस्तदा इमरान खान साहब की थी कि फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करें, तो ज़रा बताते हैं कि वो इस्तदा तो तहरीरी तौर पे जो की गई वो डिक्लाइन हो गई। अब ज़रा ये कहते हैं कि अब अदालत जो है, यह इमरान खान साहब की तहरीरी दरख्वास्त पे तो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन अदालत अपनी कन्वीनियंट डेट के ऊपर
इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती है, और वो तारीख कल की भी हो सकती है, जुमे की भी हो सकती है, अगले हफ्ते की भी हो सकती है। लेकिन जो खान साहब ने डेट प्रपोज़ की थी, उनके वकील लतीफ़ खोसा साहब ने, उस पर यह मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो ये नाज़रीन 2 ख़बरें जो हमारी बड़ी ख़बरें थी उनकी डिटेल। अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जो बाकी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हाँ जी, परवेज़ इलाही साहब जिन्हें कल ज़मानत पर रिहा किया गया था एंटी करप्शन के मुकदमे में, आज FIA ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ़्तार कर लिया है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी ज़मानत के लिए अदालत से भी रिजू कर लिया गया है। अब इल्ज़ाम क्या है जो मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा FIA ने दर्ज किया है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उसमें इल्ज़ाम यह है कि 5 ऑफशोर कंपनियाँ बनाई गईं, और उसमें यह भी कहा गया है कि जो मोनिस इलाही हैं वो अपने फ्रंट में जिब्रान खान के ज़रिए करप्शन करते रहे। रिश्वत और करप्शन का जो पैसा था उसकी बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और मोनिस इलाही के रेड वारंट जारी करने के हवाले से भी जो है वो FIA जो है वो जल्द इक़दाम उठाएगा। तो ये कुछ इल्ज़ामात और कुछ चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ हमने शेयर की। इसके अलावा नाज़रीन साफ़ी साबिर शाकिर साहब जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया पिछले दिनों दहशतगर्दी का, मुहित पीरज़ादा साहब को भी नामज़द किया गया था, एक मुहब्बे वतन शहरी ने मुकदमा दर्ज किया था। तो अब आज पुलिस ने साबिर शाकिर साहब के घर पे रेड किया है। रेड करने के बाद वहाँ पे उनके घर की तलाशी ली गई, घर में कोई नहीं था। कलाशनकोफ और गोलियाँ वहाँ से रिकवर करने के बाद साफ़ी साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है। अगली खबर नाज़रीन, जो हसन अयूब साहब कह रहे थे कि ये जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से पकड़ धकड़ जो बज़ाहिर लगता है कि कम हो गई है वो बढ़ेगी। तो इसी सिलसिले में ग़ुलाम सरवर खान साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उन्हें 9 मई के जलाओ गिराओ के वाक़यात में बगावत पर उकसाने पर गिरफ़्तार कर लिया है। न सिर्फ ग़ुलाम सरवर खान को गिरफ़्तार किया बल्कि उनके साथ साथ उनके भतीजे और दामाद को भी गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद के एक दोस्त जो कि ग़ुलाम सरवर खान के दोस्त थे, उनके घर से गिरफ़्तार किया गया, जिनमें मंसूर हयात खान और अमार सदीक़ खान शामिल हैं। अगली खबर नाज़रीन तोशाखाना के हवाले से है। नैब ने इमरान खान साहब को आज तलब कर रखा था तोशाखाना में इंक्वायरी के सिलसिले में, तो आज खान साहब वहाँ पे पेश नहीं हो रहे। तहरीरी जवाब वहाँ पे दाखिल किया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है, तो आज नैब में वो पेश नहीं हो सकते, नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम नैब रावलपिंडी के ऑफिस में। इसके अलावा नाज़रीन आज़म खान साबिक़ वज़ीर इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुमशुदा हुए, लापता हुए 15 जून से आज तक उनके वेयर अबाउट का पता नहीं, और उनके जो भतीजे थे सईद खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है, और समाअत करने के बाद नाज़रीन वज़ारत दिफ़ा को नोटिस कर दिया गया है आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से। इस दरख्वास्त के ऊपर आज़म खान की मिसिंग होने के ऊपर वज़ारत कानून को नोटिस कर दिया गया है, नैब को नोटिस किया गया है, IG इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस किया गया है, FIA को नोटिस किया गया है, और कल तक उनसे जो है वो जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अब देख लेते हैं मज़ीद अगर कोई डेवलपमेंट हुई है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जिनकी कल ज़मानतें इस्लामाबाद की अदालत से, मकामी अदालत से खारिज हुई थी, उन्होंने आज ज़मानत के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। और ये दरख्वास्त नाज़रीन हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। असद उमर और क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब ने दरख्वास्त दायर की है। मेरे पास जो फीड है नाज़रीन, किधर गया मेरा भाई, ये जी वकील आमना अली और सरदार मसरूफ़ और अतीक सदीकी की वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और आला तरीम याफ्ता हैं, दरख्वास्त में कहा गया है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की दरख्वास्त सेशन अदालत में दायर की थी, जो कि 20 जून को खारिज कर दी गई। दोनों दरख्वास्त गुजारान एक इनोसेंट यानी उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं और इज़्ज़तदार शहरी हैं, तो हमारी जो दरख्वास्तें हैं ज़मानत की उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और ज़मानत जो है वो दी जाए। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन अगले व्लॉग के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं, जस्टिस काजी फ़ाइसा के हवाले से, वो भी खबर फिर अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।